Today we were on the current topic of abnormal molecular masses. तो हमारे पास कल जैसे मैं आपको बता रही थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू ये एबिलिटी होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कि हम लोग मोलर मासेस निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मासेस निकाल सकते हैं ऑफ द सॉल्यूट्स। बट शर्त ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू जो तुम मोलर मासेस निकाल रहे हो, जिन सॉल्यूट्स के निकाल रहे हो, वो सॉल्यूट शुड नाइदर अंडरगो एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। तो जरा उसी के बारे में बेटा एक बार कल वाली चीज को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। First is P naught minus PS upon P naught. This is relative lowering of vapor pressure, which is equal to mole fraction of solute, which is equal to N solute upon N solvent. That is weight in gram upon molecular weight of solute into 1 upon N solvent. Second is elevation in boiling point. That is delta TB equals to KB into M. Similarly, we can say depression in freezing point, delta TF equals to KF into M. And if we open it further, Kb into weight in gram upon molecular weight of the solute into 1 upon weight of solvent in kilogram. Similarly, Kf into weight in gram upon molecular weight of solute weight of solvent in kg. And last is osmotic pressure, which is pi equals to nRT upon V, where N is again weight in gram of solute, molecular weight of solute into R into T upon V. So हमने ये सीखा था कल, जो मैंने आपको बताया था, हम इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। दिस थिंग, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और इस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को निकालने के लिए बस एक ही बात है, द सॉल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर वेट हम निकालना चाह रहे हैं, इट शुड नाइदर अंडरगो एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। सबसे पहले बेटा जरा ऐसे करो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पर आती हूँ। आर यू डन विद दिस पेज? करो, जल्दी से करो इतने बाकी बच्चे। सॉरी, ओके डियर, 1 सेकेंड।
Done. So the second page, let's go on to it now. So what are we doing? We are calculating the molecular weight. So if the solute whose molecular weight we are calculating neither undergoes dissociation nor association, gives the molecular weight near to its molecular weight calculated through formula. अगर solute undergoes association or dissociation, then molecular weight determined by the colligative property will be quite different. I'm saying quite different, बहुत ज्यादा different होगा from the molecular weight calculated through its formula. मतलब जैसे ग्लूकोज का अगर आप करोगे दैट्स 180, तो भाई 181 आ जाएगा, 182 आ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द सॉल्यूट विद नाइदर अंडरगो डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन. इसके एग्जांपल क्या हो गए बेटा? जैसे ग्लूकोज, जैसे यूरिया, ठीक है, जैसे फ्रक्टोज, ये सब, या फिर जैसे सुक्रोज. तो दीज दे नेवर अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन. तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. इसका अगर एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहो, कार्बन का रख दो, हाइड्रोजन का रख दो, ऑक्सीजन का रख दो, तो व्हाट यू विल गेट 180 ग्राम पर मोल. और अगर आप किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इसी ग्लूकोज का निकालोगे तो 180 के आसपास ही आंसर आएगा. लेकिन अगर आपने कोई सॉल्यूट ऐसा चुना, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl, ठीक है, या एसिटिक एसिड, क्योंकि होता क्या है बेटा, NaCl आयनाइज हो जाता है, Na+Cl नेगेटिव में टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है. CH3COH जो एसिटिक एसिड है ये एसोसिएट हो जाता है. तो इनमें क्या होगा एसोसिएशन होने की वजह से और डिसोसिएशन होने की वजह से ये दोनों का जो भी मॉलिक्यूलर वेट अगर आप किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की मदद से निकालोगे, इट्स गोइंग टू बी आइदर हाफ और डबल. तो हाफ और डबल में तो बेटा बहुत फर्क हो जाता है ना. जैसे आप NaCl का मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूले में निकालोगे, Na का क्या होता है 23, एटॉमिक वेट क्लोरीन का 35.5, 58.5 बैठा. अब बताओ आंसर अगर आपका इसका हाफ आ रहा हो, तो आप कहोगे मैम ये तो बिल्कुल भी आसपास नहीं है, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन बिटवीन द मॉलिक्यूलर वेट्स. तो उस मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग क्या बोल देते हैं? ये आ रहा है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट. यानी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट हैपेंस इन केसेस ऑफ सॉल्यूट विद अंडरगोस एसोसिएशन और डिसोसिएशन. समझ में आ गई बात? तो जरा प्लीज इसे कॉपी कीजिएगा नोट करके इस वाले पॉइंट को. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखना, एक वर्ड यहाँ मिस हो गया. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गिव्स द मॉलिक्यूलर वेट नियर टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड बाय इट्स फॉर्मूला. और यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल गिव अ क्वाइट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट व्हेन इट इज लाइक कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू द मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड थ्रू इट्स फॉर्मूला. हो गया बच्चे? डन.
ना जैसे कि अभी आपने इस लास्ट पेज पे देखा, इफ आई से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का मैं एक रिलेशन निकालूं, तो आप यही तो कहेंगे। ऑल ऑफ यू आर डन? डन? लिखिएगा बेटा। एज डिटरमाइंड बाय colligative property is inversely proportional to the molecular weight of solute. Or with the definition of colligative property, colligative property is directly proportional to the number of particles. Isn't it? जितनी ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। हम इन दो पॉइंट्स के सहारे ये बताएंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट क्यों आते हैं। लैंग्वेज विल गेट इन नोट्स। मैं पहले आपको समझा देती हूँ। गॉट इट डियर? अब समझना। व्हाई डू solute which undergoes dissociation why do solutes which undergo dissociation have abnormal molecular weight shown by colligative properties? जरा इसके बारे में बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई सॉल्यूट डिसोसिएट कर जाता है तो उसका अगर मॉलिक्यूलर वेट हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालते हैं, वो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। व्हाई डज इट हैपन? जरा इस बारे में बात करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बेटा वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यू मस्ट बी नोइंग। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक NaCl। गॉट इट? ये किस में टूटता है बताओ? Na+Cl नेगेटिव में। ओके, कितने आयंस बन गए? पहले NaCl साबुत था तो हम कहते थे ये एक है, वन वन पार्टिकल, और वी कैन टॉक अबाउट वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। लेकिन जैसे ही आपने इसे सॉल्वेंट में डाला तब ये क्या एक है? अब ये दो इंडिविजुअल आयंस में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। वन इज Na+ एंड सेकेंड इज Cl नेगेटिव। तो हुआ क्या, इस वजह से जिस भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाह रहे हो, तो हमने देखा कि क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स NaCl के अंदर आयनाइज होने से, डिसोसिएट होने से वो दो हो चुके हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए बेटा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल हो गई, वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की भी डबल आ रही होगी। अब उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू तुम मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहोगे, तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल आ रही है तो मॉलिक्यूलर वेट तो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी वो तो हाफ आएगा। समझ में आ गई आप मुझको इसको? ये बात, ये रिलेशनशिप से हमने डाला जाना कैसे। अगर पार्टिकल्स डबल हो रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो रही है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर डबल हो रही है और उस डबल वाली वैल्यू से तुम मॉलिक्यूलर वेट निकालने की कोशिश करोगे NaCl का, तो वो हाफ लेकर आएगा, यानी वैल्यू बिल्कुल आधी निकल कर आएगी। दैट इज वाई दिस इज टर्म्ड एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आई ये वाली बात आपको? ठीक है, अब मैं इसकी लैंग्वेज लिखवा देती हूँ। काइंडली पहले इसे फिनिश कर दो तो एक बार लैंग्वेज लिखवा देती हूँ, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आते हैं बच्चे। तो जब आप लैंग्वेज लिखेंगे सबसे पहले, चलो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट कंप्लीट दिस।
So let's go to that point. In case of NaCl, it undergoes, as it undergoes dissociation, NaCl arrow Na plus Cl negative, the number of particles becomes double. So the observed value of colligative property is double than the theoretical value, and as colligative property is inversely proportional to the molecular weight, therefore the molecular mass is half of the expected value. मतलब हमने एक्सपेक्ट किया था 58.5 आंसर आना चाहिए, वो 20s की लाइन में आ। गॉट इट देयर? तो उसके बाद चाहे आप ये रिलेशनशिप वहां लिख के आ जाइए, या इन दोनों को शुरू में ही मेंशन करके फिर ये लाइन लिख कर आइए। Done, everyone? Now the next question, एसोसिएशन की बात करते हैं। Why do solutes that undergo association shows abnormal molecular mass through colligative properties? Now let's take up the example of acetic acid CH3COOH. बेटा जैसे ही आप इसे किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हो, लाइक बेंजीन वगैरह के अंदर, तो ये डाइमर बना के तैयार होके बैठ जाता है। यानी एक तरह से होता क्या है, एक मिनट में आपको इसका दिखा दूं। जैसे ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैं लिख दिया इधर O और H। ऐसी एक और एसिटिक एसिड ले लेते हैं, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3, और यहाँ गया COH। नाउ कैन यू सी, एक मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन है और सामने वाले में अगर हाइड्रोजन होता है तो एक बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे यहाँ पे H है, यहाँ पे O है, तो इनके बीच में बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये चीज अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करती है, डाइमर बन गया ना। दो मॉलिक्यूल जुड़ गए तो डाइमर। सब डाइमर नहीं बनाते, कुछ ट्राइमर बनाते हैं, कुछ चार पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो हमारे में केस में हमें ये क्वेश्चन में अपने आप डिटरमाइन, हमें डिटरमाइन नहीं करना होगा, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा कि वो डाइमर बना रहा है या क्या बना। गॉट इट? तो फिलहाल यहाँ पे डाइमर बन रहा है, तो ये इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, जरा अपनी बुद्धि से बताइएगा बेटा। पहले ये अगर मैं कहूं तो मेरे पास ये दो एसिटिक एसिड के पार्टिकल्स थे, दो थे अलग अलग इंडिविजुअल। जब आपने इसको किसी सॉल्वेंट बेंजीन के अंदर डाला तो ये बन गया डाइमर। अब कितने पार्टिकल हो गए हैं? वन। अब डाइमर तो एक पार्टिकल के रूप में देखा जाएगा ना, उसके अंदर क्या है ये नहीं देखा जाएगा। दोनों मिलकर अब एक बनकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए एक पार्टिकल माना जाएगा। तो नाउ कम ऑन टेल मी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आप मुझे बताइए, नंबर ऑफ पार्टिकल दो से एक हो गए, हाफ हो गए या नहीं? तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी जो हमने एक्सपेक्ट करी थी उससे आधी आ रही है। उस आधी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू आप उसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाह रहे हैं। तो जब आपकी प्रॉपर्टी ही हाफ है, एबनॉर्मल है, तो आपका मॉलिक्यूलर वेट क्या होकर आएगा? यानी डबल।
तो इसका मतलब अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट मान लो 60 है तो 120 आ रहा है। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि ये सारे क्या है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मैसेस। आई मेरी बात समझ में आप सबको? ओके। अब ये मैं वहीं से बेटा सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है। पहले तो आप ये सारी चीज ऐसे दिखाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है, इट्स इंक्लूडेड इन द लिटरेचर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द आंसर दैट यू नीड टू मेंशन। अब मैं लैंग्वेज आपको दे देती हूँ। करें क्या? देखिए, acetic acid forms a dimer in solvent, ब्रैकेट में लिख लेना बेंजीन, then the observed, then the number of particles are reduced to half, and so the observed colligative property will be halved, and the molecular weight will be doubled. Then the expected value, क्योंकि हमने ऊपर समझा दिया, बिकॉज कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे लिख लेना बेटा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेंजीन में वो डाइमर क्यों बना पा रहा है? ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जस्ट टू इलैबोरेट योर आंसर, इफ यू आर नॉट गोइंग टू राइट दैट ऑल्सो, इतने मैटर नहीं करता, बस थोड़ा मैं एनहांस करने को इसलिए बना दिया। ओके, समझ में आ गई ये वाली बात? So now what to do? Do we have to settle down on this fact only कि colligative property के थ्रू अगर इन solutes का आपने molecular mass निकाला तो हमेशा abnormal आएगा? No, we are not going to do so. We have transformed, we have made certain changes in the colligative properties formulae, and then they were viable for the calculation of the molecular weight of these solutes which undergo dissociation as well as association. ठीक है, let's talk about it. तो हुआ क्या, प्रॉब्लम यही आ रही थी कि भाई अगर आपने ऐसे सॉल्यूट्स पकड़े जो नाइदर अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो इनके फॉर्मूले के थ्रू जो भी मॉलिक्यूलर वेट आ रहे थे वो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसा ही मॉलिक्यूलर वेट दिखा रही थी। लेकिन अगर ऐसे सॉल्यूट को पकड़ लिया जो डिसोसिएट करे या जो एसोसिएट करे, ऐसे केस में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस ऑब्जर्व हो रहे थे। क्यों हो रहे थे ये सब हमने समझ लिया। तो in order to make these colligative properties that could work for the calculation of the molecular weights of solutes which undergo dissociation and association, certain changes were made in their formulae. So let's talk about, put down the heading now, Van 't Hoff factor. Van 't Hoff factor there. Van 't Hoff factor is denoted by this letter I. अब जैसे आपकी प्रॉपर्टी है फर्स्ट पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, फिर है डेल्टा टीबी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी इंटू एम, फिर डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, एंड पाई इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन बी। जब तक तुम फॉर्मूला सिर्फ ऐसे रख रहे हो तो मॉलिक्यूलर वेट
उन सॉल्यूट्स के जो डिसोसिएट एसोसिएट करते हैं तो वो एबनॉर्मल ही निकल के आएंगे। लेकिन अगर आपने ये मैंटॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, तो इस फैक्टर की मदद से अब अगर मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे उन सॉल्यूट्स का जो एसोसिएट और डिसोसिएट करते हैं, वो मॉलिक्यूलर वेट भी ठीक निकल कर आए। ठीक है, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वैन फैक्टर आई। अब ये आए क्या है बेटा, जरा इसकी बात कर लें। जरा लिखिएगा इसमें, पहले पॉइंट्स बना के लिखिए बेटा। ए पॉइंट, इट इज डिफाइंड as the ratio of experimental value of colligative property to the calculated value of colligative property। यानी I का फॉर्मूला अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन हुआ तो उसमें हो सकता है ये वैल्यूज दे दें, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट या नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल यानी ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, या आप कह सकते हो observed colligative property upon calculated colligative property, या कह सकते हो number of moles after dissociation or association upon number of moles before dissociation और एसोसिएशन। अभी मैं इन सबका मतलब बताऊंगी, पहले एक बार जरा आप नोट करके सारा अपना तैयार कर लो बच्चे। डन। सॉल्यूट्स बेटा अब हमारे पास दो तरीके के हैं, एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं that neither undergoes association और डिसोसिएशन। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स के केस, ऐसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आप आई फैक्टर 1 रखकर आएंगे। इनके एग्जाम्पल्स आपको पता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया एटसेट्रा। और ये वो है इलेक्ट्रोलाइट्स विच आइदर undergoes dissociation, and we have third category also of the solutes which undergoes एसोसिएशन। बेटा एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो डिसोसिएट करते हैं, एसोसिएट वालों को हम प्रॉपरली वो नहीं कहते इलेक्ट्रोलाइट्स। गॉट इट देयर? तो इसलिए उनकी हम थर्ड कैटेगरी यहाँ पे बना रहे हैं, दैट इज विच आर अंडरगोइंग एसोसिएशन। तो जो डिसोसिएट करते हैं, विच अंडरगोज डिसोसिएशन, उनको हम लोग बोलते हैं दे आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। गॉट इट? तो अगर कोई आपको, देखो मेरी बात जरा यहाँ देखो सब लोग, नोट करके पॉइंट लिखो। अगर कोई कह दे 100% डिसोसिएशन हुआ है या कोई कह दे 100% एसोसिएशन हुआ है, यानी जो भी सॉल्यूट तुमने डाला है सॉल्वेंट के अंदर उसने 100% डिसोसिएट किया है, 100% या 100% एसोसिएट किया है, डिसोसिएट किया है, तो आप उनका आई फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस मान के चलेंगे। तब उनका आई फैक्टर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस। यानी अगर वो है सपोज NaCl, बताओ NaCl कौन कौन से आयंस में आयनाइज हुआ? Na+Cl नेगेटिव। हाउ मेनी आयंस आर फॉर्म? 2। तो हम कहेंगे I is 2।
जैसे अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास है C6H5COOH, इट फॉर्म्स अ डाइमर व्हेन प्लेस्ड इन बेंजीन, तो यहाँ आई फैक्टर होगा 1/2, डाइमर के लिए 1/2। अगर मैं कहूं ट्राइमर बन रहा है तो क्या होगा 1/3, टेट्रामर बन रहा है तो क्या होगा 1/4। समझ में आ गई बात? ठीक है, इस तरह से। लेकिन बेटा कंडीशन है अप्लाइड, वो मैंने आपसे बार बार बोल रही हूं, जब वो कहे 100% एसोसिएशन है, 100% एसोसिएशन है, तब मानकर चलोगे ये वाली लाइन। समझ में आ गई बात? उससे पहले नहीं। अगर ये लाइन मिसिंग है तो फिर क्वेश्चन किसी और तरीके से होगा। ओके, वो मैं आपको बताऊंगी फिर कैसे, पहले इतने तक देखो। तो आप क्या करेंगे जरा सुनिए अब सब लोग। डन। अब आपको ये देखना है कि जो आई है ये किसका है। जब हम बात कर रहे हैं ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट का है, तो आप कहेंगे मैम ठीक है, फिर तो हम इसको आई फैक्टर को 1 रखेंगे। मैम अगर ये उस सॉल्यूट का है विच इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन एंड दैट टू 100% डिसोसिएशन, तो मैम आई का फैक्टर हम लिखेंगे नंबर ऑफ आयंस के इक्वल। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, इफ आई गिव यू वन थिंग लाइक Na2SO4, तो चलो आइनाइज करो, अब बताओ क्या बना। 2 टाइम्स ऑफ Na+ और SO4 2 नेगेटिव। हाउ इज इट फॉर्म्ड? एक में जरा देखो, Na2SO4, SO4 के बाहर 1 है, 1 इधर आ गया तो Na+, 2 इधर आ गया तो SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, आयंस बन गए। अब बैलेंस करो, 2 इधर लिखा है तो 2 Na के पास, 1 इधर लिखा है तो 1 सल्फेट आयन के पास। तो कुल मिला के आपके पास कितने आयंस हैं? 3। तो आई फैक्टर यहाँ पे क्या आ गया? 3। समझ में आ गई बात? इफ आई से यहाँ पे कोई डाइमर बन रहा है, ट्राइमर बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू, जैसे यहाँ एसोसिएशन हो रहा है, वो भी हम कह दें आपसे 100% एसोसिएशन हो रहा है। एंड आई इफ आई आस्क यू एन इन द फॉर्म ऑफ एन एग्जाम्पल, 3 टाइम्स ऑफ I2 इज गिविंग यू 2 टाइम्स ऑफ I3। 3 I2 थे, अब 2 टाइम्स ऑफ I3 बन के आ रहा है, यानी एक तरह से देखो। अब एक में जरा मेरी में यहाँ पे बात देखो, जब मैंने कहा था 2A, यहाँ पे बन के 1A हो रहा है, करा था या नहीं? और हमने ऐसे लिखा था A2, याद है? तो आपने क्या किया था? 1/2, यानी आपने कहा था मैम डाइमर बनेगा। हुआ था या नहीं अभी जब हम एसिटिक एसिड के केस में कर रहे थे? तो इस चीज को पकड़ो और बताओ अब यहाँ पे क्या आएगा। आई फैक्टर कितना होगा? लगाओ बुद्धि। जब मैंने यहाँ किया 1/2, तो इतना यहाँ कितना आना चाहिए? 2/, अरे बोलो यार, 2/what? 3। दैट्स इट। तो 2/3 यहाँ बैठे। ठीक है भाई, देखो ना, 3 पार्टिकल से अब ये पार्टिकल 2 रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये ट्राइमर बनते हुए दिख रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे हो रहा है, देखो 3 2 6, 2 3 6। बात तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो उतने ही है, मगर यहाँ पे 3 का एक पार्टिकल दिख रहा है, और ऐसे 3 आए जुड़कर कुल मिला के 2 पार्टिकल्स के रूप में दिख रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या, 2/3, ये आई फैक्टर फिर ऐसे निकल कर आए। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? समझ में आ गई बात? ये अगर ये पार्ट आया तो क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छा आपके स्कूल में जा रहा है फिर, आपके बोर्ड लेवल के लिए। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं गया है, बट लेकिन फिर भी प्रिपेयर रहो, हु नोस बेटा आ जाए तो। इज इट क्लियर टू एवरी वन? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो अब हम क्या करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई को 1 रख देंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पुरानी जैसी हो गई। और अगर 100% डिसोसिएशन हुआ, तो ये देखो कौन है वो सॉल्यूट, उसमें कितने पार्टिकल बन रहे हैं, फिर आई को उसके इक्वल रख के यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, एंड देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट वन अननोन दैट विल बी आस्क्ड। और फिर अगर 100% एसोसिएशन हो रहा है, फिर से आई निकालो, फिर ये कर दो। या तो वो लैंग्वेज देंगे 100% एसोसिएशन डिसोसिएशन, या वो लैंग्वेज देंगे कंप्लीट एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो भी आप 100% मान के चलोगे। ठीक है, 100% लिख दो,
या फिर लैंग्वेज आ जाएगी कंप्लीट आ जाएगी। तो उसका मतलब एक ही माना जाएगा, जितने पार्टिकल्स दिख रहे हो उतने आई फैक्टर निकाल के यहाँ पे रख दीजिएगा, और जिस भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से जो भी निकालने को कहा है आप निकाल सकते हैं। बोलो समझ में आया आपको ये न्यूमेरिकल का पैटर्न जैसे चलेगा? ठीक है। अब पहले मैं न्यूमेरिकल इसी पार्ट पे कराती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है? तो जरा लिखिएगा, इसी चीज के ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, 100% एसोसिएशन डिसोसिएशन के ऊपर इस पे करते हैं। तो जरा इसके ऊपर लिखिएगा अब न्यूमेरिकल। अब सुनना बेटा, या तो कहेंगे कंप्लीट हुआ है डिसोसिएशन एसोसिएशन, या कहेंगे 100% डिसोसिएशन एसोसिएशन, या वो आई फैक्टर खुद ही दे देंगे। तो जब खुद ही दे देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ डिटरमाइन नहीं करना, तब तो आई को एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, लेट्स वर्क ऑन इट, करें अब जरा। तो जरा लिखिए इसके अंदर, व्हाट मास ऑफ NaCl must be dissolved in 65 gram of water to lower the freezing point of water by 7.50 degree centigrade. The depression in freezing point constant for water is 1.86 Kelvin kg mole inverse, and assume Van 't Hoff factor I for NaCl 1.87, given molar mass of NaCl 58.5. तब तक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आते हैं जब तक आई फैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं करते। जब आई फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हो तो मॉलिक्यूलर मास वही आते हैं जो फॉर्मूला बताता है, यानी तभी इन्होंने कहा ये फॉर्मूला अब आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आई फैक्टर उन्होंने दे दिया है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब जरा क्वेश्चन कीजिए बेटा, फॉर्मूला बनाइए। डेल्टा TF इक्वल्स टू, बोलो क्या होता है? हम्म, इंटू मोलालिटी। डेल्टा TF कितना है बेटा? बाय 7.50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या मानू ये डिफरेंस होता है? तो यहां लिख दे 7.50, KF की वैल्यू 1.86, मोलालिटी लेट्स ओपन इट, वी हैव टू कैलकुलेट वेट इन ग्राम ऑफ NaCl, मॉलिक्यूलर वेट इज 58.5 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, वी हैव 65 ग्राम ऑफ वाटर, उसे ऊपर 1000 यहाँ पे रखना पड़ा। अब बताओ, मैंने अभी तक आई फैक्टर नहीं रखा बेटा, जब तक आई नहीं रखोगे तब तक आपका सही आंसर नहीं आने का, क्योंकि आई यहाँ पे इन्होंने खुद ही दे दिया है। तो आई कितना है आपके पास इधर? दैट इज 1.87। तो ये आया आपका। अब जाके आप W निकालोगे तो आंसर आपका सही बैठेगा। इज दैट सही? इज दैट क्लियर डियर? करिए जरा। प्लीज हेल्प मी आउट विद द नंबर बेटा, कितना आ रहा है आप लोगों का? वन मोर टाइम बेटा। या दैट्स क्लियर बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 8.19 ग्राम्स, बिकॉज वेट इन ग्राम इज आस्क्ड। समझ में आ गया आप सबको? समझ में आ गया सबको? ओके डियर। तो गिविंग यू द अदर क्वेश्चन डियर। हम्म, may I? So question 2 goes, determine the amount of calcium chloride
whose I factor is 2.47, dissolved in 2.5 liters of water, such that its osmotic pressure is 0.75 atmosphere at 27 degree centigrade. कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करने को कहा है? कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें जो यूज कर रहे हैं हम लोग? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चे, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला इज पाई एन आर टी अपॉन वी, लेकिन आई फैक्टर इंट्रोड्यूस कीजिएगा। अब बताओ, आई आपके पास है, दैट इज 2.47। एन की वैल्यू वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेटिंग ग्राम निकालना है। मॉलिकुलर वेट हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे इसका, इनटू आर फैक्टर इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होता है इसलिए। और टेम्परेचर है 27 डिग्री, तो 27 में 273 ऐड कर लीजिएगा। और वॉल्यूम आपके पास है 2.5 लीटर्स। नाउ मॉलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड देयर, कैल्शियम का होता है 40 और 35.5 इंटू 2, 70, 71.5 भी तो है। हाँ, अच्छा आप टोटल बता रहे हो? हाँ बेटा, 111 ग्राम पर मोल। तो मॉलिकुलर वेट की जगह वो रख दीजिए। अच्छा ये बताओ, क्योंकि हमने आई फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया है तो हम इसका मॉलिकुलर वेट ये वाला यूज कर सकते हैं, यानी अब एक्यूरेट मॉलिकुलर वेट भी अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आई फैक्टर आ गया ना बच्चे, इसलिए बिना आई के रखते तो गलत होता। इज दैट क्लियर? नाउ प्लीज हेल्प मी आउट विद द आंसर। व्हाट्स द ऑस्मोटिक प्रेशर? 0.75। द आंसर इज कमिंग आउट 3.42, 3.42 grams. Done? Done dear? Last question of the day. Determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 2.5 into 10 to the power minus 2 gram of K2SO4 in 2 liters of water at 25 degrees centigrade, assuming that it is completely dissociated. करिए, अपने आप कीजिए। एटॉमिक वेट के का होता है बेटा 39, सल्फर का 32, ओ का 16। मॉलिक्यूलर वेट जो हमारा कैलकुलेट होके आ रहा है, दैट इज 174, क्योंकि हमने राउंड अप करा है ना, इतना ही लो।
बेटा एक्चुअली क्वेश्चन में इन्होंने 174.27 दे रखा है, लेकिन आप इतना एग्जैक्ट इन्होंने वैल्यूज नहीं दी। आप लोग क्या यूज कर रहे हो मॉलिक्यूलर वेट बताओ? 174। लेट इट बी 174 ग्राम पर मोल। ओके, हम ये यूज करके चलेंगे K2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट। अदरवाइज उन्होंने अगर डेसिमल्स में कुछ वैल्यू दे रखी होती तो हम वैसे चलते। गॉट इट? तो अभी यही लेके चलो। चलो फिलहाल जल्दी से करो। We need to calculate pi I into n into r into t upon v। I फैक्टर बताइए K2SO4 का कितना होने वाला है बेटा? 2 टाइम्स ऑफ K प्लस और SO4 2 नेगेटिव। ये पूरा 1 है, 1 इधर गया, K प्लस 2 इधर गया, 2 K और 1 ये, तो कुल मिला के 3 आयंस हो गए, तो I फैक्टर हो गया 3। वेटिंग ग्राम K2SO4 का 2.5 10 की पावर -2। मॉलिक्यूलर वेट हो गया इसका 174। R की वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर इज 25 प्लस 273। और ये आ गया आपके पास वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 2 लीटर्स। बताइए आपका पाई कितना बैठ रहा है? एंड द वॉल्यूम इज 2 लीटर्स। यस, वी हैव मेंशन दैट। एटमॉस्फेयर में आंसर आएगा आप लोगों का। कमिंग आउट हियर 5.27 10 की पावर -3। 5.27 इंटू 10 to the power -3 एटमॉस्फेयर। एक बार आप चेक कीजिए, आ रहा है इतना? तो अब समझ में आए? जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा या आई फैक्टर डायरेक्टली गिवन होगा तो कुछ नहीं करना, बस आई फैक्टर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में लगाना है एंड द रिक्वायर्ड थिंग जो भी पूछा गया हो वो निकाल दो और जो गिवन है वो सब्स्टिट्यूट कर दो। गॉट इट? तो आज यहीं तक रखते हैं बेटा, कल इसके नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे। गॉट इट डियर? यानी कल इसका एक तरह से इसी टॉपिक का बी पार्ट शुरू हो जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर का। इज इट क्लियर टिल नाउ? और अभी मैंने आपको इन फॉर्मूलों को यूज करना नहीं सिखाया है, ये वाले, तो इनको ही सीखना है, वो हम कल वाले टॉपिक में सीखें। इज दैट क्लियर बच्चे? तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ फॉर टुमारो। गुड बाय फॉर नाउ।